नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जियोग्राफी की एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने भूगोल के अंतर्गत ये देखा कि भूगोल को 4 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। और मैंने आपसे किया था एक वादा। क्या किया था? एक वादा किया था और उस वादे को मैं निभाते हुए चला आ रहा हूं। उस वादे में मैंने ये कहा था कि भूगोल के अंतर्गत एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल सबसे पहले इन सभी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र मैं आपको बनाना सिखाऊंगा हैंड मैपिंग के द्वारा। और मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले बनाना सिखाए हैं, हैंड मैपिंग के द्वारा बनाकर दिखाए हैं। और भारत के अंतर्गत पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं और आपने भी बनाना सीखा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप के सभी देश हैंड मैपिंग के द्वारा हर एक देश की लोकेशन और कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ हमने बनाए हैं। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में यूरोप के सभी देश और उन देशों की क्या क्या विशेषताएं हैं जो बेसिकली राजनीतिक मानचित्र से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीएससी, यूपीएससी, प्री, एसआई, अदर जितनी भी आपके एग्जाम हैं, किन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो सब हमने देखा है यूरोप के अंतर्गत। और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें यह भी दिखाने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यदि आपने इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं उस प्रकार से बना लिया, आप पीएससी प्री के या यूपीएससी प्री के कितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो डेफिनेटली आपसे बनेंगे। फिर एसआई, पटवारी, इनकी तो बात ही कुछ और है, समझ रहे हो ना। और दोस्तों, जो वीडियो अभी तक हम लोगों ने डाल रखे हैं उनसे आपका जो सपोर्ट और प्यार हम लोगों को मिला है वो वाकई काबिले तारीफ है और उसे देखकर हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। बाकी आप लोगों के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। आपकी तैयारी इस प्रकार करवा देंगे कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और जो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कंटिन्यू मतलब कि हाथों के द्वारा जो नोट्स आप बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स कंटिन्यू बस बनाते रहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई कंपेयर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। जो आप ऑफलाइन पढ़ोगे उससे बेटर कंटेंट हम आपको ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए और बस बने रहिए हमारे साथ में। तो जैसे कि मैंने टॉपिक क्या बताया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र। तो मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों, क्या लिखा मैंने, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक हेडिंग लिख दी है। मैं कतई आप लोगों को ये अभी तक मैंने नहीं कहा है कि आप एटलस देखो। हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत एशिया भी पढ़ा, यूरोप भी पढ़ा, सभी देश यहां पर हैंड मैपिंग के द्वारा बनाए। और मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप एटलस देखो। तो इसमें भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एटलस देखो, लेकिन आप खुद की संतुष्टि के लिए देख सकते हो कि जो मैं देश एग्जैक्ट बना रहा हूं उसकी लोकेशन सही है या नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए। बाकी पढ़ना आपको इसी प्रकार से पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। मैं दोस्तों सबसे पहले बनाने वाला हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें सभी देश कहां पर है, उनकी लोकेशंस क्या है और कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सब चीजें बताऊंगा। अगर आपने इस महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र जैसे मैंने बनाया वैसे बना लिया तो इसके अंतर्गत मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कितने टॉपिक आएंगे और किस प्रकार से पढ़ना हमें चाहिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये मैं बना रहा हूं दोस्तों, यहां से देखना। बहुत बढ़िया।
ये बना है कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन एज इट इज कंडीशन में यदि आप बनाओगे तो इससे जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक इतने इजी हो जाएंगे कि अभी तक आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम लोग दोस्तों बना लेंगे, इस महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहले यहां पे देखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैंने यहां पे देखना कि इस क्षेत्र को मैंने कर दिया सेपरेट, इस क्षेत्र को मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। और सेपरेट करने के साथ ही आपको मैं यहां पे एक नाम लिख के बता रहा हूं, और इसका नाम दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया अलास्का। क्या लिखा, अलास्का। भाई मैंने यहां पे लिख दिया अलास्का, नहीं दिख रहा, बड़े अक्षर में यहां पे लिख दूं, क्या लिखा मैंने, अलास्का। ये मैंने वहां पे लिखा हुआ है अलास्का, और नीचे यहां पे लिख देता हूं यूएसए। क्या लिखा है मैंने, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब ये हुआ कि जो अलास्का है, इस अलास्का पे अधिकार किसका है, अमेरिका का है। भाई अमेरिका का है, अमेरिका कहां है, सब चीजें धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, यहां पे सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे यहां पर देख रहे हैं। मैंने बात क्या की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र की। कभी भी शुरू करोगे हमेशा दोस्तों राजनीतिक मानचित्र से ही शुरू करना, उसके बाद ही उसके अंदर टॉपिक्स में जाना। यदि कोई इस तरीके से पढ़ा दे कि एटलस खोल लीजिए, ये देखो ये रिवर जा रही है, समझ में वहां पे कुछ नहीं आता है, वहां पे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती है। यहां पे हम लोग सेपरेटली हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। नदियां होगी सिर्फ नदी ही पढ़ेंगे, जल संधि होगी सिर्फ जल संधि ही पढ़ेंगे, पर्वत पठार हर एक टॉपिक के लिए अलग से एक लेक्चर होगा। एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा, अलास्का। अलास्का पे अधिकार किसका है, यूएसए का है, ठीक है। एक बात हो गई है। आगे देखिएगा, यहां से हम लोगों ने एक लाइन गुजार दी है, ये देखो क्या गुजारी, एक लाइन। ये दोस्तों मैंने एक लाइन गुजारी है, आड़ी है। अब जो भी पृथ्वी पर आड़ी लाइन होती है, उस आड़ी लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अक्षांश। अरे भाई पृथ्वी पे जो भी आड़ी रेखा होती है, जो भी लैटिट्यूड होती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अक्षांश। ये भी एक आड़ी रेखा है, इसे हम लोग नाम देते हैं दोस्तों 49 डिग्री, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम दिया, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे दिया ना। अब आप ये देख रहे हो कि इस 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में भी एक क्षेत्र है और दक्षिण में भी एक क्षेत्र है ना, ठीक है। अब देखो क्या, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों इस वाले देश का, इसका मैंने यहां पे नाम लिख दिया कनाडा। क्या नाम लिखा, कनाडा, एक देश हो गया। नीचे आएंगे तो यूएसए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि सर ऊपर कनाडा और नीचे कौन हो गया, यूएसए। तो जो 49वीं उत्तरी अक्षांश है या 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये किन दो देशों के बीच में है, कनाडा और यूएसए के। अब आप ये भी देखोगे कि कनाडा तो हमने देख लिया, यूएसए तो बहुत बड़ा है। दोस्तों यूएसए इतना बड़ा नहीं है, तो फिर कितना बड़ा है, यहां पे देखो ये मैंने एक लाइन खींची यहां से इस प्रकार से। अब ये बन गया पूरा यूएसए। क्या बन गया, यूएसए। तो जो 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा है, बाउंड्री। आप बोल सकते हो कि भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है रेड क्लिफ रेखा, वैसे ही कनाडा और यूएसए के बीच में 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन दोनों देशों ने इस लैटिट्यूड को क्या बोल दिया कि ये हमारी सीमा हो गई है। सोचो क्या मेंटेलिटी है यार, क्या मेंटेलिटी है कि एक लैटिट्यूड या एक अक्षांश गुजरा और उसे इन लोगों ने बोल दिया अपनी आपसी सहमति से कि ये अपने बीच की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई है। और विश्व की सबसे शांत सीमा है, विश्व की क्या है, सबसे शांत सीमा। भाई शांत सीमा क्यों कहा, विश्व की सबसे शांत सीमा यूएसए और कनाडा के बीच में, क्योंकि इस सीमा पर आप अगर देखोगे तो यहां पर युद्ध, अटैक्स, आतंकवाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों देशों की मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये सोचते हैं कि अपने ही नागरिकों पर या अपने ही जैसे लोगों पर हम अटैक क्यों करें। अगर नागरिकता की बात करोगे तो लगभग आपको सेम ही मिलेंगे,
यहाँ भी अंग्रेजी बोलते, यहाँ भी अंग्रेजी बोलते, क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम उन लोगों को नुकसान करें? तो ये शांत सीमा है। यहाँ पर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अटैक्स चलते रहते हैं और कई बार सीमा का उल्लंघन होता है, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? विश्व की सबसे शांत सीमा 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए के बीच में है। ठीक है, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? यहां तक आगे देखो दोस्तों, जब आगे देखेंगे हम लोग, अच्छा होता क्या है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हम लोगों ने ल्यूसेंट में या बुक्स में सिर्फ पढ़ लिया है 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश के इन दो देशों के बीच में। भाई आज हमने देख लिया है कनाडा और यूएसए के बीच में, कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, पक्का। ठीक है ना? आगे देखो, जब ये हो गया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे आप देखो कि इस यूएसए में, इस यूएसए में देखना दोस्तों, यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। क्या बनाया है? यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो, यहां पे ये दिख रहा आपको? इसमें क्या है? पानी है। भाई एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया है, ये वाला पार्ट यहां पे, इसके अंदर क्या है? पानी है। इसके अंदर क्या है? पानी है। इस क्षेत्र को हम लोग जो धंसा हुआ, ये कैलिफोर्निया, पूर्वी कैलिफोर्निया वाला पार्ट है दोस्तों, पूर्वी कैलिफोर्निया वाला पार्ट है। कहां पे? अमेरिका में। ये जो क्षेत्र है, आप देखो यहां से एक रास्ता है छोटा सा और अंदर पानी धंसा हुआ है। अंदर क्या है? पानी गया हुआ है और जो क्षेत्र है वो एकदम धंसा हुआ है। अरे भाई वो क्षेत्र कैसा है? धंसा हुआ है, उसमें पानी गया हुआ है, मतलब क्या बन गई? एक सक्रिय खाड़ी बन गई है। क्या बनी है? एक सक्रिय खाड़ी। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? इसको, इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम दिया मैंने? यहां पे नाम हम लोगों ने दे दिया दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। तो नाम जब हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को दे दिया, अब एक बात और याद रखना, अभी जस्ट मैंने क्या बताया? अभी जस्ट मैंने ये बताया कि ये जो धंसा हुआ भाग है कहां पे? यूएसए में पूर्वी कैलिफोर्निया। पूर्वी कैलिफोर्निया, फ्रांसिस्को क्या है? धंसा हुआ भाग है। समुद्र का जल, कौन सा जल? प्रशांत महासागर का जल इसमें प्रवेश किया हुआ है धंसे हुए भाग में। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यदि आपको पता होगा, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन कहां पे होता है? समुद्र के जल से होता है। समुद्र के जल से मतलब समुद्र के नीचे वाला जो सरफेस एरिया होता है वहां से होता है। समझ रहे हो? तो यहां पर भी सबसे ज्यादा इस वाले क्षेत्र में, यहां पे आप देखोगे तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन या भंडार है। इसमें क्या है? ये जो धंसा हुआ भाग है, ये जो धंसा हुआ भाग है, इसमें क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। आप ये मत सोचो कि छोटा सा है, ये काफी बड़ा है। तो बड़े बड़े जहाजों को यहां से अंदर जाने के लिए, मतलब इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन करने के लिए वहां पर प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं। उन प्लेटफॉर्म से अगर आप पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस निकालोगे तो जहाजों में लोड करोगे, और जहाजों को जाना कहां से पड़ेगा? जहाजों को इसी मार्ग से जाना पड़ेगा ना। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यहां पे कॉर्नर पे जहां से जहाज प्रवेश करेंगे सैन फ्रांसिस्को में, यहां पे एक रिफाइनरी है। यहां पे देखो ये बना रहा हूं, ये व्हाइट कलर में मैंने बना दी। क्या है? एक रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी को सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी भी कहते हैं। अब बड़े बड़े जहाज इस रिफाइनरी से होकर जाएंगे तो ये तो कहां पे? एक गेट के समान है भाई, उसके मुख पर एक गेट के समान कार्य कर रही है। तो इस सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम दोगे इसे? गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को क्या नाम दिया आपने? गोल्डन गेट। गोल्डन गेट यानी कि स्वर्ण द्वार। क्या नाम है दोस्तों? गोल्डन गेट या स्वर्ण द्वार हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है? अरे भाई सीधी सी बात है, जब इस मार्ग से अंदर प्रवेश करोगे तो वहां पे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का भंडार है। ये मान के चलो कि आपको एक महल बना दिया, उस महल के अंदर आप जाओगे तो वहां पे सोने का भंडार है। उस सोने को लेने के लिए आपको एक गेट को पार करके जाना पड़ेगा, गेट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का भंडार है और उसे प्राप्त करने के लिए आपको सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी से होकर जाना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहां पे ये गेट के समान है, इसीलिए इस सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट की संज्ञा दी गई है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे
तो हम लोगों ने अलास्का देख लिया, कनाडा देख लिया, यूएसए देख लिया। यूएसए में यहां पर देखो इस साइड में, जब यूएसए में दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे तो आप लोग ये देख रहे हो कि यहां पर एक खाड़ी हमें दिखाई दे रही है। अरे भाई क्या दिखाई दे रही है? एक खाड़ी दिखाई दे रही है। मैं आपको पूरा राजनीतिक मानचित्र इस प्रकार से समझाने वाला हूं कि इसका बारीक से बारीक A to Z एक एक चीज आपकी कवर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं छूटेगी, चाहे आप किसी भी कंटेंट से मिलान करके देख लेना। पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या है? एक खाड़ी है यूएसए के अंतर्गत, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों चेसापीक की खाड़ी। भाई क्या नाम देते हैं? तो इसे मैंने बताया अभी आपको, इसे हम लोग नाम देते हैं चेसापीक की खाड़ी। तो ये मैंने लिख दिया चेसापीक, चेसापीक की खाड़ी। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? नाम मैंने क्या दिया? चेसापीक की खाड़ी। इस चेसापीक की खाड़ी की विशेषता क्या है? अरे भाई अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की राजधानी? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों इसी चेसापीक की खाड़ी पर है। वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? इसी चेसापीक की खाड़ी पर है। समझ रहे हो? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी कहां पर स्थित है? चेसापीक की खाड़ी पर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, देख भी लिया अब तो हमने। क्या नाम है? WDC। अरे भाई क्या नाम है? WDC, वॉशिंगटन डीसी। अब याद हो गया। कई बार हम लोगों ने देखा कि जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है वो वॉशिंगटन डीसी में होती है। वो कहां पे होती है? वॉशिंगटन डीसी में होती है। समुद्री सीमा के लिए एक मीटिंग हुई थी अनक्लोज, कहां हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। कब हुई थी? कब हुई थी? 1982 में। अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन द सी, भाई कहां हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। समय का निर्धारण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की मीटिंग कहां हुई थी? 1884 में। कहां? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी सुन तो लिया है, कहां पे? ये रही, कहां पे? चेसापीक की खाड़ी पर। अब देख भी लिया, अब नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोगों ने वॉशिंगटन डीसी भी देख लिया। बस कुछ नहीं करना है, चेसापीक के थोड़े से ऊपर जाना है। कहां जाना है? चेसापीक की खाड़ी से थोड़ा ऊपर चले चले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चले चलते हैं। वहां पे जाएंगे, एक द्वीप नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक द्वीप। द्वीप का मतलब क्या है? आइलैंड। क्या डेफिनेशन है द्वीप की? द्वीप की परिभाषा इतनी सी है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो और किसी देश के अंतर्गत आता हो उसे द्वीप कहते हैं। अब आप सुनोगे कि सर देश के अंतर्गत आता है, क्या मतलब हुआ? अरे भाई मतलब ये हुआ, ऐसे तो महाद्वीप भी भूमि का क्षेत्र ही है। महाद्वीप भी भूमि का क्षेत्र ही है, वो भी चारों ओर जल से घिरे हैं, तो वो भी द्वीप हुए ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि द्वीप की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो और पर्टिकुलर किसी देश के अंतर्गत आता है उसे द्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप में क्या अंतर है? भूमि का वह विशाल भाग जो सागर और महासागरों से घिरा हो और जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं उसे कहते हैं हम लोग महाद्वीप। पल्ले पड़ी, ठीक है। चेसापीक की खाड़ी पर वॉशिंगटन डीसी है। आगे बढ़े, चेसापीक के आगे जाएंगे तो यहां पर देखो आप लोग, यहां पे हमें एक द्वीप नजर आएगा। दिखा आपको एक छोटा सा द्वीप? दिखा ना, छोटा सा द्वीप चेसापीक के ऊपर, ठीक है। नाम क्या है इसका? नाम आपको याद रखना दोस्तों, मैनहट्टन द्वीप। क्या बोला मैंने? मैनहट्टन द्वीप। कहां लिखूं? यहां पे लिख दूं? यहां लिख देता हूं समझने के लिए। नाम क्या याद रखोगे? मैनहट्टन, मैनहट्टन द्वीप। क्या नाम लिखा मैंने? मैनहट्टन द्वीप। क्यों लिखा? मैनहट्टन द्वीप के ऊपर ही तो आपको मिलेगा अमेरिका का फेमस शहर न्यूयॉर्क। क्या नाम बोला मैंने? न्यूयॉर्क। ये रहा, ये बनाया, दिखा आपको? दिख गया ना? कहां घूमे हो? यहां पे न्यूयॉर्क। कहां पे है? मैनहट्टन द्वीप पे। क्या नाम बोला मैंने? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क शहर इस मैनहट्टन द्वीप पर है। अब भूलोगे? नहीं भूलेंगे सर। आगे चले, देखो यहां पर एक खाड़ी नजर आ रही है। ये यहां पे क्या है? एक खाड़ी है। इस खाड़ी में यहां पे आप देखोगे तो एक जल भरा हुआ है। अरे भाई खाड़ी है तो जल तो जाएगा जाएगा, सीधी सी बात है। इस खाड़ी को नाम देते हैं फंडी की खाड़ी। क्या नाम है इसका? फंडी की खाड़ी। क्या लिखा? फंडी की खाड़ी। क्या विशेषता है इसकी? अरे भाई इसकी विशेषता क्या है?
क्या नाम लिखा दोस्तों? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कनाडा और यूएसए दोनों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। फंडी की खाड़ी, इसकी विशेषता क्या है? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अरे बाप रे, क्या आते हैं? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते कहां पे? फंडी की खाड़ी में। क्या बोला मैंने? फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिनकी ऊंचाई 18 मीटर तक होती है। ज्वार का मतलब क्या होता है? अभी ज्वार का मतलब ये होता है कि ये मान के